ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 50 तक कर चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चन तक कल कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पीवाईक्यू है, और देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं आज हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसके लिए? सबको पता है, वो बौद्ध धर्म के लिए था। तो चलिए इसकी व्याख्या से और स्पष्ट होगा चीज़ें। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया था। तो आप सबको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुआ था? तो गुप्त वंश में। और राजा कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। तो आप लोग याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको पता है, वैशाली के कुंडलग्राम में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, थोड़ा और डेटा हमें याद आएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम यानी कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। कब? 599 ईस्वी में। उनका माता त्रिशला, यानी कि माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे राजा, वो चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। तो याद रखिएगा ये भी आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो सबको पता है जमाली था, उनकी दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था, क्योंकि महावीर स्वामी के यानी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शी। उसी से इनका क्या हुआ था? शादी हुआ था जमाली का, और यही उनका प्रथम शिष्य भी बन गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसकी व्याख्या से और चीज़ें स्पष्ट होगी, देखते हैं। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान, यानी कि मोक्ष स्थान को इस जैन धर्म में क्या बोला गया है? निर्वाण, पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो आपसे पूछेगा पावापुरी कहाँ है? तो बिहार के नालंदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो यही पावापुरी में ही, इसलिए इनको निर्वाण कहा गया वहाँ का। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पावापुरी। चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें वही है पिछली क्लास में। पावापुरी यानी कि इनकी मोक्ष स्थान बोलिए या निर्वाण बोलिए। और बौद्ध धर्म में यानी कि बौद्ध धर्म में जो यानी गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। लेकिन इनमें क्या बोला गया? निर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? यानी कि पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन? तो वह है 14 पूर्व। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कब पूछा गया था? 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें और स्पष्ट होगी। देखिए, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में यानी कि संभूत विजय तथा भाद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची व्यवस्था, सच्ची आस्था, सच्ची क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबको पता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से, जिसमें त्रिरत्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है। तो जैन धर्म में क्या बोलते हैं? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, इन सब चीज़ों से संबंधित जो है वो जैन धर्म में। चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें और स्पष्ट होगी। देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए थे। सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी सम्यक दर्शन, सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र, यानी कि सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो याद रखिएगा इससे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में त्रिरत्न की व्यवस्था है। तो यानी कि
जैन धर्म में क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता है मखली गोसाल। गोसाल कौन थे? मखली गोसाल आजीवक धर्म के संस्थापक थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया था। परंपरा के अनुसार इन्हें आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया है। यानी कि पहले ये क्या थे? मखली गोसाल ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में इन्होंने क्या किया, खुद एक आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में जो जैन संगीति बुलाया गया था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है वो अस्थूलभद्र थे। इसका प्रथम अध्यक्ष अस्थूलभद्र, यानी कि प्रथम जैन संगीति के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल कितने जैन संगीति हुआ था? 2। तो चलिए नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा, चीज़ें और स्पष्ट होगा। देखिए, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी कि जिसे जैन सभा कहा गया है का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थूलभद्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का था। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगी? देखिए, बृहद्रथ तो था, मतलब जान लीजिए उस समय जैन धर्म की स्थापना भी नहीं हुआ था उस समय। और ये दशरथ भी नहीं थे। उसके बाद हुइस खारवेल, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खारवेल। तो आप लोग याद रखिएगा, जिसका सबसे ज़्यादा झुकाव था वो खारवेल नरेश था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन से कुछ स्पष्ट होगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। यानी सबको पता है वो कौन? कलिंग वो सबको पता है। कलिंग उस समय भी, कलिंग भी क्या था? एक महाजनपद था, शक्तिशाली। भारतीय इतिहास के यानी महानतम सम्राटों में से एक था खारवेल। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है, यानी कि खारवेल के द्वारा ही लिखा गया था हाथी गुफा अभिलेख, जो किसमें है? प्राकृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया था, तो किस जगह पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? वही पूछ रहा है महावीर स्वामी के। तो ये था जृंबिक ग्राम, यानी कि जृंबिक ग्राम में हुआ था इनका। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए इनकी व्याख्या से और चीज़ें, तथ्य हमें स्पष्ट होगा। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पुण्य ज्ञान की प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे पूछता है ये? तो साल वृक्ष के नीचे, और त्रिजुपालका नदी के तट पे। और कितने वर्ष लगा था इनको तपस्या? 12 वर्ष की कठोर तपस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। यह शैव तथा भगवत धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो भगवत संप्रदाय, सबको पता है कि भगवत संप्रदाय यानी गुप्त वंश के समय अपने चरम पे था, और इसी के विकास और संस्कृति के लेके गुप्त वंश को क्या कहा गया? स्वर्ण युग, संस्कृति को ही लेके, क्योंकि इस समय मंदिरों का विकास हुआ था और शैव धर्म का भगवत धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या से देखते हैं। देखिए, भगवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। अधिकांश शासक परम भगवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजचिन्ह था, यानी कि गुप्तों का राजचिन्ह क्या था? जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र को लोकप्रिय बनाया? यानी भक्ति धर्म के किस क्षेत्र को लोकप्रिय बनाया? तो वो उत्तर भारत क्षेत्र को ही लोकप्रिय बनाया था। कौन? नागपंथी, सिद्धों और योगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसकी व्याख्या से
वही है, कुछ अलग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछ रहा है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? इसमें ऐसे इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए उदयन, लेकिन देखते हैं इसमें नहीं दिया है, तो क्यों नहीं दिया है इसकी स्पष्ट देखें। पाटलिपुत्र की स्थापना आज अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर किया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए माना था, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। यानी कि देखिए आपसे पूछेगा, यानी कि स्थापना पूछ रहा था, अजातशत्रु किया था ये सच है, लेकिन राजधानी हस्तांतरित किया था उदयन। लेकिन बहुत सारे मैं क्वेश्चन देखा हूँ जिसमें उदयन को ही मान लिया गया है, जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन। तो इसलिए हम ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मारे थे उदयन। तो इसे आप भी मार सकते हैं, उदयन ही हुआ, क्योंकि बीपीएससी आयोग भी इसे ए ऑप्शन माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो ये क्वेश्चन सही है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप सबको पता है उदयन ने बनाया था, लेकिन इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, वो उस समय डिलीट किया गया होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें स्पष्ट होगा। नहीं है, यानी व्याख्या भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन उस समय डिलीट हुआ होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन होगा। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी अपना बनाया था उदयन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था? तो देखिए अब आ गया, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन। यही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए व्याख्या कुछ अलग है नहीं, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अब आ गया क्वेश्चन, सही क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपसे पूछेगा बसाया किसने था, तो अजातशत्रु ने। वही इसको राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? उदयन ने। तो चलिए वही है, व्याख्या सेम है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ये कब पूछा गया? 2004 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो अरनाथ, तक्षशिला, तो आपको पता है ये गंगा के क्षेत्र को नहीं बोला जाता था, चोल दक्षिण भारत में था, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट होगी। देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तो ये तक्षशिला, यानी कि उससे पूछेगा गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध, जिस पे महान साम्राज्य की स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 70। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो सबको पता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपद का जब उदय हुआ तो उसी समय मगध का भी स्थापना हो गया था। और सबसे पहला साम्राज्य यानी कि वंश कौन था? तो वो था बृहद्रथ राजवंश। सबसे पहला यानी कि बृहद्रथ था। तो आप लोग याद रखिएगा, बृहद्रथ राजवंश था, यानी कि मगध में सबसे पहला शासक यानी कि वंश था बृहद्रथ राजवंश। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो 544 से 592 ईस्वी माना गया है, वह हर्यक वंश का संस्थापक था। देखिए हर्यक वंश से इसकी स्थापना माना जाता है, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक था मगध का कौन? बिंबिसार। लेकिन आपसे पूछेगा संस्थापक, तो वो बृहद्रथ राजवंश था, जो बृहद्रथ के द्वारा स्थापना। उसी में जरासंध एक महान शासक हुए थे, जिसे मतलब भीम ने क्या द्वंद्व युद्ध में हराया था कृष्ण की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्या है? 6ठी शताब्दी राजनीति, यानी कि आगे महाजनपद में हम लोग। अब निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में
हर्यक वंश की स्थापना किया था? तो सबको पता है हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और चीज़ें फैक्ट याद होगा हम लोग को। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, देखिए यहाँ आ गया वास्तविक संस्थापक, राजा बिंबिसार थे। वह हर्यक वंश से संबंधित थे। तो ये पूछे थे ना आपसे, देखिए ये क्या लिखा है, वास्तविक संस्थापक, लेकिन आपसे पूछेगा सिर्फ संस्थापक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो वो था राजगृह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम था राजगृह। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश यानी कि हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ये क्वेश्चन, इसका जो व्याख्या दिया गया है वो उतना स्पष्ट नहीं दिया गया है। इस यहाँ पे बृहद्रथ राजवंश आएगा, उसके बाद हर्यक राजवंश है, क्योंकि उसी की प्रमाण भी हम लोगों को मिला है महाभारत से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। देखिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है इसमें। तो एक है महाजनपद और एक है उसका राजधानी, तो उससे चीज़ें स्पष्ट होगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन से, यानी बिहार के ही महाजनपद से हम लोग पकड़ लेते हैं। अंग की राजधानी कहाँ था? आप सबको पता है, ये अंग का राजधानी था चंपा। जो अंग किस क्षेत्र में था? भागलपुर, बिहार के भागलपुर में। उसके बाद देखिए, तो यानी कि बी का यानी 3, तो बी का 3 यानी कि ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है। तो चलिए और इसकी डायरेक्ट इसकी राजधानी देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए यानी कि मल की राजधानी कहाँ था? कुशीनरा। वही अंग का चंपा और गंधार का तक्षशिला, गंधार का राजधानी तक्षशिला। वही वत्स का कौशाम्बी। वत्स क्या था? ये उत्तर प्रदेश में था और अंग बिहार में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सबको पता है वैशाली में किसके द्वारा गणतंत्र, यानी विश्व का पहला गणतंत्र राज्य था। कौन सा राज्य? गणतंत्र राज्य। वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। इसका यानी कि इसमें लिच्छवी क्या था? सबसे शक्तिशाली ये था, उस मतलब कि गणराज्य में सबसे शक्तिशाली था ये लिच्छवी था। ये इसकी स्थापना किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसकी व्याख्या से और चीज़ें स्पष्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणराज्य व्यवस्था वैशाली में थी। वज्य 8 राज्यों का एक संघ था, यानी कि वज्य संघ जिसके नाम से आते, उसमें कितना था? टोटल 8 राज्य था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था, इसलिए इसकी मतलब नेतृत्व करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व का पहला गणतंत्र व्यवस्था कहाँ था? तो वैशाली। इसका क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले बताया था। चलिए इसकी व्याख्या भी सेम है। वज्जी संघ था, वज्जी संघ में वैशाली के लिच्छवी सबसे शक्तिशाली था, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सबको पता है वो क्या था? गिरिब्रज, पहले बोला जाता था गिरिब्रज, बाद में इसका नाम हो गया राजगिरी प्राकृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं और चीज़ें देखिए। यहाँ पे आ जाएगा बृहद्रथ। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, बताया था हमने अभी। इस वंश के पहले राजा था बृहद्रथ, जिसका पुत्र था जरासंध, जिसने राजगिरी यानी कि गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो राजगीर था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट किया गया होगा 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम बताया। अजातशत्रु किससे था? तो आप सबको पता है वो हर्यक वंश से ही था। बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो यानी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन के हिसाब से ये देखें तो महाभारत में इसकी नहीं जानकारी मिलती है हमें, छांदोग्य उपनिषद में भी नहीं मिलती है, संयुक्त निकाय में भी नहीं मिलती है, लेकिन अंगुत्तर निकाय में मिलती है हमें इसकी। यानी स्पष्ट, यानी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और चीज़ें स्पष्ट होगी हम लोगों को। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। तो आपसे पूछेगा यानी कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था उसका नाम क्या था? वो था अस्मक। तो याद रखिएगा आपको, बाकी सब उत्तर भारत में ही था। चलिए नेक्स्ट, एक राजस्थान में भी था। क्वेश्चन नंबर 80। पूछ रहा है प्रोद्योत कहाँ का राजा था? तो सबको पता है चंद प्रोद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। इसी की इलाज के लिए कौन? बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था चंद प्रोद्योत के इलाज के लिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट करते हैं। बौद्ध यानी कि बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रोद्योत, यानी बताया था हमने क्या नाम था उसका पूरा? चंड प्रोद्योत था। इसकी पुत्री वासवत यानी कि वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक का नाम क्या था? तभी हम लोगों ने बताया आपको इससे पहले ही, जीवक था उसके चिकित्सक, यानी कि उस समय के हिसाब से मान लीजिए तो कौन थे? डॉक्टर। तो उसका नाम था जीवक, जो चंद प्रोद्योत के इलाज के लिए भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश था, जो धनानंद अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो चलिए वही है, देखते हैं। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। यानी कि नंद वंश की स्थापना किससे हुआ था? शिशुनाग वंश के अंत करके। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या करके नंद वंश के अंत कर दिया था। वही है, चीज़ें स्पष्ट है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुफा अभिलेख से। किसके साथ? हाथी गुफा अभिलेख। चलिए इसकी व्याख्या से चीज़ें और स्पष्ट करते हैं। देखिए, कलिंग का चेदी शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उसका इतिहास जानने का एक क्या है? मुख्य स्रोत है, क्योंकि इसके यानी खारवेल ही हाथी गुफा अभिलेख में बहुत सारे कलाकारी करवाया था, मतलब कि वही चित्र वगैरह ये सब चीज़ों का। और ये वैसे हाथी गुफा अभिलेख बहुत काफ़ी पुराना है, ये पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो किसके द्वारा विजित किया गया था? खारवेल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या से पता चलेगा आपको। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजय किया था, यानी कि जीत लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। अंग जनपद की राजधानी कहाँ था? तो अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा, सबको पता है। और किस क्षेत्र में था? भागलपुर के क्षेत्र में। 2005 में पूछा था। दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये चीज़ें कौन था? धनानंद, सबको पता होना चाहिए था, क्योंकि धनानंद के समय में ही सिकंदर का क्या हुआ था? भारत पे आक्रमण हुआ था। लेकिन जैसे ही ब्यास नदी को पार करने से उसका सेना क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, क्योंकि धनानंद उस समय का सबसे क्रूर शासक था और शक्तिशाली भी था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था।
जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखक ने क्या बोला है, यानी कि धनानंद को यूनानी लेखक अग्रमीज की उपाधि दिया है, अग्रमीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 87। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, तो यानी कौन सा विद्वान था, तो वो था विलियम जोन्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का कह के पुकारा था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो पहले राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से माना जाता है। यानी पहले साम्राज्य की स्थापना था, साम्राज्य तो इससे पहले भी बहुत सारा था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो यानी कि ये सब क्या था, प्रवर्तक राजा था, यानी कि कोई इसकी स्थापना कोई नहीं किया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश की स्थापना किया था, न कि अशोक किया था। और कनिष्क ये भी नहीं किया था, यानी कि कनिष्क उसके यानी वास्तविक संस्थापक था कुषाण वंश का, लेकिन ये संस्थापक नहीं था, तो इसलिए ये भी गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये भी गलत। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसकी व्याख्या देखने की जरूरत नहीं, वही है। क्वेश्चन नंबर 89। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य। सब बहुत पहले लॉलीपॉप पूछा जाता था क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, तो दक्कन का विजय किसने प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या से चीजें स्पष्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी कि दक्कन की विजय प्राप्त किया था। अशोक ने एकमात्र कलिंग युद्ध ही विजय यानी कलिंग युद्ध को ही जीता था। उड़ीसा का था कलिंग युद्ध, कलिंग का है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 91। किसके यानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो किसके ग्रंथ में, तो वो विशाखा दत्त के ग्रंथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए कौन सा बुक था और क्या था सब देखते हैं अभी। देखिए विशाखा दत्त कृत्य यानी कि मुद्रा राक्षस, उनके पुस्तक यानी विशाखा दत्त का पुस्तक का नाम क्या था, मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना हमें प्राप्त होती है वहीं से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 92। मेगास्थनीज दूत था, अब बताइए ये सब क्वेश्चन पूछता था। सेल्यूकस का, किसका था, सेल्यूकस निकेटर का ही तो था ना मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए फिर भी देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो ये 7 यानी भारत को 7, ये मेगास्थनीज बताते थे कि भारत में केवल कितना है, 7 जातियां हैं। और कौन कौन सी जाति था उसमें, कृषि, अहीर, इस तरह से था बहुत सारा, 7 जातीय विद्वान। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, यानी कि 7 जाति में बांटा था, जिसमें पहला था कृषक था, उसके बाद मजदूर था, उसके बाद विद्वान था, इस तरह से था टोटल 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह कौन सा स्रोत है, तो वो ये अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें सिर्फ इंडिका होना चाहिए। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन पूछ रहा है तो वो था ऑप्शन सी यानी इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें घटना स्थान है और दूसरा क्या है, संबंधित व्यक्ति। तो पूछ रहा है चोल संगम झील, उसके बाद बी में क्या है, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, सुदर्शन झील, यानी कि दूसरा में क्या है, संबंधित व्यक्ति। तो आप सबको पता है, यानी कि आपको इसी से स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम कैसे पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को।
यानी कि चोल संगम यानी चोल संगम झील। उसके बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन किया था? हाँ, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ये ऑप्शन अशोक है। धर्म महामात्र की नियुक्ति किया था अशोक, तो यानी बी का 4, तो बी का 4 सब में है। तो चलिए, इससे नहीं स्पष्ट हुआ। उसके बाद प्रयाग सभा की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन किया था। कौन? तो बी सी का 2 एक ही में स्पष्ट हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर भी देखते हैं हम लोग स्पष्ट इसकी अच्छे से देखिए, सही सम्मिलित करते हैं। यानी कि चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम ने बनाया था, वही। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था, वही। प्रयाग की सभा यानी कि प्रयागराज में जो अभी मेला लगता है, प्रयागराज मेला, वो किसने शुरू करवाया था? हर्षवर्धन ने। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। जो अंतिम इसका शासक था स्कंदगुप्त, मतलब स्कंदगुप्त गुप्त वंश का था, जिसने इसको मरम्मत किया था अंतिम रूप से। टोटल 3-4 राजा इसकी मरम्मत करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख था? तो वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त का जो था प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां का सुदर्शन झील बनवाया था। चलिए, ऑर्डर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन बनवाया किसने था? पुष्यगुप्त ने। तो ये याद रखिएगा आप लोग, वहाँ का कौन था? राज्यपाल था वो उस क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये पूछ रहे हैं आपसे किस अभिलेख में, तो किस अभिलेख में इसकी स्पष्ट यहाँ से पता चलेगा। अशोक की कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है 13वां शिलालेख। इसमें क्या है? मास्की अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा, ये सब कुछ में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। उस समय ऑप्शन ई था, तो इसलिए ई भी होना जरूरी था कभी कोई क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक श्रीलंका पे कब्जा नहीं किया था, क्योंकि श्रीलंका में ही अपनी बेटी संघमित्रा और किसको अभी चलिए श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो सिर्फ भारभू अभिलेख था जिसमें अशोक ने अपने स्वयं को क्या बोला? मगध का सम्राट बताया। वो कौन सा अभिलेख था? भारभू अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारभू यानी कि विराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक का जो धम्म था वो उसका मूल संदेश था क्या था? तो उसमें राजा के प्रति वफादारी भी था, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान भी था, धार्मिक सहनशीलता, यानी कि लगभग इसमें से सभी था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, वही है। चलिए देखते हैं इसकी। देखिए, अशोक के धम्म के मूल संदेश में था शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता, वही है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 100 तक देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे और मौर्य साम्राज्य से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।